26-27 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने बिराजिए साहब, अंकित नहीं हो रहा आपका, अंकित नहीं हो रहा डोटासरा साहब। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, देखिए कि ये बिराजिए, आप समझदार वरिष्ठ सदस्यों के माननीय सभापति महोदय, बिराजिए साहब, आज ये अनुमान 2026-27 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय सभापति महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने पता नहीं कौन से आंकड़े उठा करके सदन को गुमराह करने की कोशिश की और ये बताया लक्ष्मणगढ़ से, हाँ लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने, और जो शब्द इस्तेमाल किए है ना, डूब के मर जाना चाहिए, टप्पे मारना। ये राजस्थान का सर्वोच्च सदन है, आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, शब्द कौन से इस्तेमाल करें कम से कम ये तो सोच ही लेना चाहिए। जो सार्वजनिक भाषणों में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वही शब्द यहाँ सदन में इस्तेमाल नहीं करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अरे आप चुप रहिए, शायद मैं ऐसे बीच में बैठे बैठे नहीं बोले प्लीज। मैं कुछ कांग्रेस सरकार की, मैं वैसे तो शुरू करती कुछ और विषयों से, लेकिन अब कांग्रेस सरकार के कुछ उदाहरणों से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि ये समेट के चल दिए है ना, क्योंकि सुनने का मादा तो है नहीं, अपनी सरकार की बुराई कौन सुने। राजधर्म, जब विपक्ष में आते हैं तब राजधर्म याद आता है, जब सत्ता में होते हैं तब स्वयं का धर्म याद आता है। इसलिए विपक्ष के माननीय सदस्यों को 5 साल आपने क्या किया ये बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। राजधर्म क्या होता है और कैसे निभाया जाता है, यदि ये किसी से सीखना हो तो ये डबल इंजन की सरकार से बहुत बखूबी से सीखा जा सकता है। राजधर्म विदुर नीति के अनुसार राजा द्वारा प्रजा के हित में न्याय, सुरक्षा और धर्म की स्थापना हेतु जो कर्तव्य निभाए जाते हैं वही राजधर्म होता है। और राजधर्म निर्वाह कैसे करें, तो जो राजा निष्पक्ष होकर न्याय करता है, दुष्टों को दंड देना और सज्जनों की रक्षा करना, लोक कल्याणकारी कार्य करना, यह राजधर्म का निर्वहन कैसे हो, तो आपको दोनों तरह से, सिर्फ सज्जनों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य नहीं है, दुष्टों को दंड देना भी राजा का कर्तव्य है, इसलिए दुष्टों को दंड मिलना ही चाहिए। और यदि राजा धर्म पूर्वक शासन करे तो निश्चित रूप से धर्म की स्थापना ही होती है। तो इसलिए विदुर नीति के अनुसार मैं अपनी बात कहना चाहूंगी और मैं ये बात भी कहना चाहूंगी कि ये गीता जी मेरे हाथ में है, जो कुछ कहूंगी सत्य के सिवाय और कुछ नहीं कहूंगी। और मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय को कि कुछ सुझाव भी देना चाहूंगी जो इस राज्य के लिए, राज्य की प्रजा के लिए श्रेष्ठकर और हितकारी होंगे। माननीय सभापति महोदय, अभी बात करी कि आपकी सरकार ने क्या किया, तो मैं बताना चाहूंगी कि आपने खर्चा कम किया, सिलेंडर किया, ये लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, जबकि मैं आपको आंकड़ों के साथ में ये बात कह सकती हूँ कि जीएसडीपी 2026-27 में राज्य की जो जीएसडीपी है वो 21,52,100 संभावित होने वाली है, जो 2023-24 जो इनका शासन था उस शासन से 41% अधिक है। इसका मतलब है कि सरकार ने काम किया है, सरकारी खजाने से इस राज्य का विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, लोगों के जेब में पैसा गया है, लोगों के घरों में पैसा गया है और इसी वजह से ये जीएसडीपी का आकार इतना बड़ा हुआ है।
इसके अतिरिक्त माननीय सभापति, आपकी सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ? 18 से लेकर के 19 और 23 से 24 आपकी सरकार थी ना। इस सरकार में राज्य की जीएसडीपी 5,22,031 करोड़ रुपए थी, जो आज की तारीख में 2 सालों में राज्य की जीएसडीपी 6,30,37 करोड़ रुपए हुई है। अब ये जीएसडीपी इतनी बड़ी है, तो ये तो सरकारी आंकड़े हैं ना, ये तो सबको उपलब्ध है। तो ये जीएसडीपी बढ़ने, सरकार ने कुछ काम किया है तभी जीएसडीपी बढ़ी है, नहीं तो जीएसडीपी बढ़ने का सवाल नहीं था। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि प्रति व्यक्ति आय का उल्लेख किया कि हमारे राज्य के आय जो 2 लाख रुपए हो गई है। तो ये आय बढ़ने के पीछे भी राज्य की आर्थिक गतिविधियां बढ़ी है, और आर्थिक गतिविधियां बढ़ने में राज्य की नीतियों का सपोर्ट रहा है, इसलिए वो आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं, और इसलिए राज्य के प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ाई गई है। और इसी प्रकार से बजट साइज को यदि हम देखें, तो बजट साइज देखते समय हम जब बात करते हैं 2026-27 के बजट की, तो 6,10,956 करोड़ रुपया, मतलब कितना अधिक है कांग्रेस की सरकार से। यदि मैं तुलना करूं, प्रतिशत में तुलना करूं, तो मैं ये बता पाऊंगी कि 23-24 जो कांग्रेस सरकार के 2023-24 का जो अंतिम वर्ष था, उस अंतिम वर्ष में और हमारी सरकार की ये जो तीसरा बजट आया, इस तीसरे बजट में 41% से अधिक बढ़ोतरी हुई है। ये 41% से अधिक बढ़ोतरी बताती है कि हमने काम किया है। और इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, मैं एक उल्लेख और करना चाहूंगी। आप बार बार बात कर रहे थे कोविड काल की, कि कोविड काल के कारण से हमारे प्रदेश की नीतियां लागू नहीं हो पाई, हम खर्चा नहीं कर पाए और हम नुकसान में रहे। जबकि मैं बताना चाहूंगी कि कोविड काल में केंद्र सरकार से अनुदान राशि आपको ज्यादा मिली। आपने कोविड काल में ज्यादा अनुदान राशि लेकर के भी उसको खर्चा नहीं किया, और जिस तरह से आरजीएचएस की बात अभी डोडासरा जी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह करके गए, हाँ 5 स्टार होटलों में करते थे। तो ये आरजीएचएस की कुछ चीजें उनको जवाब के स्वरूप में मैं बताना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, आरजीएचएस में देखिए इनकी सरकार में कितना खर्च हुआ। ये मैंने पहले ही कहा, मैंने गीता जी की सौगंध खाई है कि जो कहूंगी, सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूंगी। ये आंकड़ा आप चैलेंज कर सकते हो। आरजीएचएस 2021-22 में आपने कितना खर्चा किया? 687.38 करोड़ के आसपास। और 2022-23 में आपने कितना खर्चा किया? लगभग 3,000 करोड़ के आसपास आपने खर्चा किया। और जो रियम्बर्स किया, माननीय सभापति महोदय, आरजीएचएस में अस्पतालों को रियम्बर्स करना पड़ता है। क्लेम बनने के बावजूद भी आपने जो रियम्बर्स किया है, वो रियम्बर्स का आंकड़ा है मेरे पास। 2022-23 में रियम्बर्स होना चाहिए था 3,057 करोड़ रुपया, और आपने रियम्बर्स कितना किया? 2,620 करोड़ रुपया, यानी कि सीधे 380 करोड़ रुपया आपने नहीं किया। और वो 380 करोड़ बाद के वर्षों में हो रहा है, और अब जाकर के वो इतना बड़ा वॉल्यूम उसको पैसे का हो गया कि अब लग रहा है कि सरकार आरजीएचएस स्कीम नहीं चलाना चाहती। क्यों नहीं चलाना चाहती? हम चला रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगी माननीय सभापति महोदय, इस साल 2024-25 का जो एक्चुअल आंकड़े हैं, उन एक्चुअल आंकड़ों में 3,331 करोड़ रुपए का क्लेम हमने दिया है। 2024-25 में ये क्लेम राजस्थान सरकार ने दिया। इन्होंने जो स्कीम ड्राफ्ट की, डिजाइन करी, वो स्कीम जो ऐसी ड्राफ्ट करी कि इन्होंने पोर्टल दूसरों से, आरजीएचएस का पोर्टल, आपका कॉन्फेड वाले पोर्टल उठा लिए जल्दबाजी में, और कॉन्फेड वाले पोर्टल उठाने के कारण से जितनी गड़बड़ियां हुई, आज भी इतने लोग सस्पेंड हुए, परसों शुक्रवार को भी सस्पेंड हुए थे। ये सारे सस्पेंशन आपके कार्यकाल में किए गए घोटालों का परिणाम है। हम तो उसकी सफाई कर रहे हैं, और इसलिए आपने आनन फानन में जितना मैसिव इस स्कीम को बनाया है, मुझे लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, और करना चाहिए था तो सोच समझ के करना चाहिए था, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए था। लेकिन जल्दबाजी में करने के कारण से परिणाम जो है आरजीएचएस स्कीम और वर्तमान की सरकार को झेलना पड़ रहा है। इसी के साथ माननीय सभापति महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ विषय रखे थे।
मैं जब उन विषयों को देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारे ट्राइबल से आने वाले मिनिस्टर्स के बारे में उन्होंने जो हरकत यहाँ की, मतलब जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ ये सदन के काबिल नहीं है। आप पढ़े लिखे होंगे, आप स्मार्ट होंगे, आपके पिताजी फाइनेंस मिनिस्टर रहे इसलिए आपको फाइनेंस की अच्छी जानकारी रही होगी, परंतु अपनी नॉलेज, आपको नॉलेज है तो दूसरों को आपको बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए, है ना, और झूठा तथ्य नहीं कहना चाहिए। मैं माननीय सभापति महोदय, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को उल्लेख किया वैसे तो, पर मैं मुख्य उल्लेख आपको उनको भी जवाब दूंगी और आपको भी बताना चाहूँगी। आपने कहा कि कालीबाई और देवनारायण योजना में, कालीबाई भील और देवनारायण योजना में स्कूटी वितरण नहीं हुआ, जबकि माननीय सभापति महोदय हम खुद स्कूटी वितरण के कार्यक्रम में थे, हमारे फोटोग्राफ्स हैं। कालीबाई भील और देवनारायण योजना के तहत 2 वर्षों में पात्र छात्राएं 41,206 स्कूटियों का वितरण कर 278.83 करोड़ रुपए का व्यय राजस्थान सरकार ने पिछले 2 सालों में किया है, और ये पिछली सरकार की लायबिलिटी हमने पूरी की है। आप तो बांट के नहीं गए, आप स्कूटी वितरण नहीं किया, आपने टेंडर करके कमीशन के चक्कर में उसको वर्क ऑर्डर नहीं दिया टेंडर वाले को, और इस कारण से हमें ये स्कूटियां बांटनी पड़ी, हमें ये भुगतान करना पड़ा। इसके अतिरिक्त आपने तारबंदी का उल्लेख किया कि तारबंदी में आपने कोई पैसा खर्च नहीं किया। अब मैं बताती हूँ, 2024-25 हमारी सरकार का कार्यकाल 14,453.780 मीटर, कृषकों की संख्या कितनी है? 43,057 कृषक, और राशि कितनी है? 159 करोड़ रुपया। 159 करोड़ रुपया हमने 2024-25 में खर्च किया, और 2025-26 में हमने 76 करोड़ रुपया खर्च किया। ये भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार है, और उसके कारण से उन्होंने ये काम किया क्योंकि वो कृषकों की हितैषी है। इसी तरह से कृषि मंडी की बात आई, गार्गी पुरस्कारों की बात की मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगी माननीय सभापति महोदय, और सरकार के मंत्रियों का भी ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। गार्गी पुरस्कार माननीय सभापति महोदय, मेरे ख्याल से हमारे राजनीति में आने से पहले से ही गार्गी पुरस्कार दिए जा रहे। भैरव सिंह सरकार जब थी, भैरव सिंह जी की सरकार जब थी, तब से ये गार्गी पुरस्कार दे रहे। जब राजस्थान में बेटियों का शिक्षा का प्रतिशत कम हुआ करता था, 30-35 साल में माननीय सभापति महोदय, गार्गी पुरस्कार कभी वंस अपॉन अ टाइम 3% या 4% या 5% बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार मिलता था। आज ये प्रतिशत 40, 45, 50% है, और पिछले 5 साल में कांग्रेस की गवर्नमेंट में 3 सालों, लास्ट के 3 साल, एक भी समय मैं चैलेंज के साथ, शपथ के साथ ये बात कहती हूं कि अजमेर में बसंत पंचमी पर यदि गार्गी पुरस्कार मिला हो तो मुझे कोई बता दे कि ये कांग्रेस सरकार के अंतिम 3 सालों में गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी पर मिला। नहीं मिला। जहां जहां कांग्रेस के विधायक थे वहीं गार्गी पुरस्कार बटा, बाकी के जिलों में नहीं बटा, और इसको ब्रेक करने का काम कांग्रेस ने किया। नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, बसंत पंचमी पर बटता है तो बटता ही था, क्योंकि 20 साल से मैं साक्षी हूं इस योजना की। लेकिन कांग्रेस ने पहली बार इस योजना को ब्रेक किया। मेरी माननीय मंत्री महोदय को भी निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आग्रह है कि ये स्कीम को अब मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि अब ये प्रतिशत 50-55% तक चला गया है। इसको मॉडिफाई किया जाना चाहिए गार्गी पुरस्कार वाली स्कीम को। इसको किसी तरह से व्यवसायीकरण की तरफ, जो बालिकाएं व्यवसायीकरण की तरफ जा रही हैं, उन बालिकाओं को मोटिवेट करके इस स्कीम को चेंज करना चाहिए, ताकि हमारा प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़े उसकी सोच हमको रखते हुए इस स्कीम को लेकर के जाना चाहिए। और एक दूसरी स्कीम का उल्लेख करना चाहूंगी। आपने कहा कि आपने किसानों के लिए क्या किया, आपने किसान सम्मान निधि का उल्लेख किया नेता प्रतिपक्ष ने कि आपने 12,000 की घोषणा करी थी, आपने 12,000 क्यों नहीं दिए।
मैं माननीय सभापति महोदय निवेदन करना चाहूंगी, आपके नेता ने तो 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात कही थी। अब जब कर्जा माफ करने की बारी आई तो आपने कहा नहीं, हम तो सहकारी बैंकों का ही कर्जा माफ करेंगे, राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ नहीं करेंगे। तो राष्ट्रीयकृत बैंक आपने घोषणा करते समय तो नहीं कहा था कि हम सरकारी बैंकों का ही कर्जा माफ करेंगे, राष्ट्रीयकृत बैंकों का नहीं करेंगे। तब तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फटाफट बोल दिया और सब कर्जा माफ करेंगे। फिर इसको चेंज कैसे कर दिया आपने बाद में? तो तुम्हारा मतलब जनता को उल्लू समझ रखा है, पागल समझ रखा है, और तो क्या? आपने समझा ही ना, आपने यही समझा था जनता को। और बेरोजगारी भत्ता देंगे, राजस्थान के 25 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये बात तो आपने ही कही थी ना। फिर कैप सीमा लगा दी कि नहीं 2 लाख लोगों को ही देंगे। ये कैप क्यों लगाया फिर आपने बाद में? क्यों लगाया कैप, बताइए ना। तो बेवकूफ बनाना आपको आता है, पर जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है, और आपको ये समझ लेना चाहिए बहुत अच्छे से। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी, कुछ माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने नई चीज़ों को इस बजट में स्थान दिया है, वो बहुत ही स्वागत योग्य है। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी प्रदेश की विकास को दर्शाता है कि कितना अधिक विकास। आप विकास दर माइनस में बता रहे थे, तब की मैं बताती हूँ आपको कि पूंजीगत व्यय, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय 53,978 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो आपकी सरकार के 2 गुना अधिक है। आपकी सरकार से 2 गुना कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हम लोग करने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी प्रकार से पूंजीगत व्यय 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हम करने वाले हैं, ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणाएं और संकल्प पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1277 घोषणाएं हुई। उन 1277 घोषणाओं में से 1188 घोषणाएं यानी कि 93% काम हमने पूरा किया है, और ये काम करने का परिणाम बताता है। ये काम बताता है कि हमने काम पूरा किया है। कृषि और किसान, चूंकि कृषि प्रधान हमारा राज्य है और किसान की आय बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट में कृषि बजट अलग से तो रखा गया, लेकिन खर्चा उसमें अलग से हो ऐसा दर्शाया नहीं गया। मैं कुछ आंकड़ों के साथ माननीय सभापति महोदय बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने कितना कृषि पर खर्च किया और आपकी सरकार ने कितना कृषि पर खर्च किया था। आप देखिएगा, कृषि और संबद्ध सेवाएं 2024-25 में 11,586 करोड़ रुपया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 16,558 करोड़ रुपया, और इस साल के बजट में 18,212 करोड़ रुपया। तो ये खर्चा ज्यादा हमने किया है, और यदि ज्यादा खर्चा हुआ है तो इसका मतलब कृषि क्षेत्र पर हमने ज्यादा काम किया है। और इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, किसान और कृषि के लिए हम राज गिफ्ट योजना लेकर के आ रहे हैं, जो उनके प्रोडक्ट को विशिष्ट पहचान स्थापित कर मूल्य उनको दिलाएगा। और इसी तरह से राज एम्स योजना, ये राज एम्स योजना क्या है? इस राज एम्स योजना में राजस्थान एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित करने की बात कही है। इस सिस्टम को विकसित करने से हमारे किसानों को नवीनतम तकनीकों के आधार पर अपने उपजों को अच्छा मूल्य दिलाने में भी सहयोगी होंगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय सभापति महोदय, यमुना जल को शेखावटी तक लाने के लिए 32,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। अभी माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि आपने तो डीपीआर ही नहीं बनाई, डीपीआर नहीं बनाई तो फिर कैसे काम होगा। मैं उनको बताना चाहूंगी कि डीपीआर बनने के बाद ये बजट में ये उल्लेख किया है कि डीपीआर बनने 32,000 रुपए तक का अनुमानित है डीपीआर बनना, और इस डीपीआर बनने के बाद ही इस पर काम होगा। इतनी तो नॉलेज वो भी रखते होंगे कि डीपीआर बनती है, वर्क ऑर्डर जारी होता है, टेंडर होता है, उसके बाद में काम शुरू होता है, और उस प्रक्रिया में लगभग 6 से 8 महीने का समय लगता ही लगता है।
तो ये यमुना जल समझौता हुआ, उस प्रक्रिया में समय जितना लगना वो लगना ही है, मिनिमम समय लगना है। और ये बात पहले से ही राज्य को बताई गई है कि 32,000 करोड़ रुपए की इस योजना पर हम आने वाले समय में काम करने वाले हैं। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, मैं ओहो आपने तो बजा दी घंटी, चलो कोई बात नहीं, मैं 2-3 सुझावात्मक विषय माननीय मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में डालना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा विभाग पर हमारी सरकार सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने जा रही है। अब इसमें सीएम राइस लर्निंग लेवल को बढ़ाने के लिए 400 स्कूलों को सीएम राइस स्कूल्स के रूप में क्रमोन्नत करने की बात कही है, ताकि शिक्षा में गुणवत्ता आए। मैं सुझाव देना चाहूंगी कि आपने बिंदु संख्या 60 के उपबंधु 11 में स्कूल टू वर्क व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कर प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की बात कही है। मेरा यह कहना है कि एक जिले में एक विद्यालय को उन्नत करने की बजाय हर विधानसभा में एक विद्यालय को व्यावसायिक शिक्षा में क्रमोन्नत किया जाए, और जो हमारे आईटीआई और पॉलिटेक्निक के ट्रेनी स्टूडेंट्स हैं, उन ट्रेनी स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाया जाए और उनसे इनको इंटर्नशिप कराने के माध्यम से 3 महीने 6 महीने इनसे काम कराया जाए। और जो 200 करोड़ रुपए इस बजट में प्रोविजन दिया है, वो 200 करोड़ रुपए 200 स्कूलों में बिताए जाए तो एक आदर्श स्कूल बनेगा। और सीएम जैसे पीएम श्री स्कूल है, वैसे सीएम श्री स्कूल के रूप में इनको पहचाना जाना चाहिए। और तो इससे एक पहचान भी बनेगी, हमें आउटपुट भी आएगा कि हम दिखा पाएंगे कि हमने ये काम किया है। भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए समाप्त कीजिए। हाँ, 2-3 बिंदु कह करके मैं पूरा कर रही हूँ। हाँ, समाप्त 3 बिंदु कहूंगी, 3 से ज्यादा नहीं कहूंगी। मैं माननीय सभापति महोदय कहना चाहूंगी कि ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, मध्य प्रदेश में गीता के पठन और पाठन की व्यवस्था की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगी कि गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह कर्म करने की प्रेरणा देता है और कर्म सभी को करना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि गीता को पठन पाठन की व्यवस्था हो गीता की स्कूलों में। ये किस तरह से आप करेंगे, ये आपको करना ही चाहिए। और 2 बिंदु अंत में और कहना चाहूंगी। आपने बांकी माता, जोबनेर स्थित बांकी माता में रोपवे बनाने की बात कही है। मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि पूरा समाज, अनुसूचित जाति का पूरा समाज और हमारे पूरे देश भर से लोग बांकी माता, जिसको जोबनेर माता के नाम से भी जानते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन रोपवे की व्यवस्था नहीं होने के कारण से लोग जा नहीं पाते थे। मैं निवेदन करना चाहूँगी कि इसी तरह से करौली में कैला देवी और बयाना में झील के बाड़े वाली जो देवी कैला देवी है, उन कैला देवी के स्थानों को भी इसी प्रकार से संरक्षण करके उनको विकसित किया जाना चाहिए। और एक विशेष प्रकार से धार्मिक तीज त्योहार उत्सव हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने का काम करते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि ये आर्थिक व्यवस्था में को उन्नति करने का काम करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इन स्थानों पर विशेष साफ सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का। माननीय सदस्य बिराजे धारीवाल साहब बोलिए। माननीय धारीवाल साहब बोलिए। धार्मिक ग्रंथ नहीं मानती क्या? माननीय सदस्य बिराजे।